Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. I hope आप सब लोगों को ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, that's good. Okay, let's start with today's session. मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा दूं कि in previous class we started with the third topic of this chapter. आज भी कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूली ज्वाइन करा है हमारे बीच में. मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है some basic concepts of chemistry. एंड विद इन दिस चैप्टर हम ऑलरेडी दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. पहला टॉपिक मैंने मोल कॉन्सेप्ट करवाया था, और दूसरा मोल कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन आपको काफी स्टोइकियोमेट्री केमिकल इक्वेशंस में quantitative relationship type करते हैं. But after stoichiometry, last class में we started a new topic called here what is limiting reagent. आपको मेरी आवाज आ रही थी? सब बीच-बीच में कट रही थी. चलिए, आई होप कि आज प्रॉब्लम ना हो कोई. मैं एक बार दोबारा बताता हूँ. लास्ट क्लास में we started with the concept of limiting reagent. So मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आप सभी लोगों को limiting reagent का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? जो भी लास्ट क्लास में थे सबको मालूम है what is limiting reagent? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Amish, can you tell me, Amish Mathur, what is the concept of limiting reagent? Limiting reagent क्या होता है? सर लिमिटिंग रिएजेंट सर वो रिएक्टेंट होता है सर जो सर कम क्वांटिटी में होता है. दो रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है और जो पहले खत्म हो जाता है, which is first consumed during the reaction, that is called the limiting reagent. Is it? यस सर. अमेश, ये कहना चाहते हैं? यस सर. ओके. आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या आप लोग? Sir, your voice and video is breaking in between. Yes, sir. चलिए मैं देखता हूँ. माइट बी देयर माइट बी सम इंटरनेट इशू. प्रोबेबली ये प्रॉब्लम अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में. मैं आपसे ये बोल रहा था, अमिश, लेट अस कंटिन्यू विद यू ओनली. अमिश, आपने बोला कि जो कम क्वांटिटी में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो कैन यू टेल मी अमिश, ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? सर ये क्वांटिटी सर वैसी होती है जो एक रिएक्शन के अंदर सर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है सर. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है. सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए. क्वांटिटी के तीन मीनिंग्स होते हैं. देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है? मोल्स इज अ क्वांटिटी, मास इज अ क्वांटिटी, एंड वॉल्यूम इज आल्सो अ क्वांटिटी. आप सभी लोगों को मालूम है वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी होती है, मोल्स भी क्वांटिटी होती है, मास भी क्वांटिटी होती है. तो लिमिटिंग रिएजेंट इन तीनों में से क्या देख के डिसाइड करते हैं? मोल्स देख के, मास देख के, या वॉल्यूम देख के? मोल्स देख के. दैट इज Number of moles. एग्जैक्टली. ये सब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि द क्वांटिटी, द लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपको मास भी दे रखा है ना, तो उस मास से भी आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स पता लगाना है. ओके, क्लियर है? बताइए सब. Yes, sir. चलिए. Yes, तो sir. देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको मैग्नीशियम सल्फाइड वाला एक न्यूमेरिकल करवाया था. वी जस्ट डिड ओनली वन न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे. आप लोगों ने करे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन होमवर्क नहीं कर पाया, कौन कौन भूल गया होमवर्क करना. हैंड रेज करिए. क्या आप में से कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा है जो होमवर्क करना भूल गया? जो ही आपको होमवर्क करना याद नहीं रहा? अभिराज, एनीबडी एल्स? 3 हैंड ऑलरेडी रेज हो चुके हैं. और कोई भी बता दीजिए मुझे पहले ही. इतने सारे स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर पाए आप लोग. और बताइए, और हैंड रेज करिए कौन कौन नहीं कर पाए.
कृपा, अलीशा, अंकित, उत्कर्ष, आप लोग भूल गए होमवर्क करना? I have done first question. A doubt is second question. डाउट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं डाउट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कौन कौन भूल गया, ठीक है? डाउट्स तो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए एनीवेज, देखिए जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, सब लोग एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। मैंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 आपको दिए थे। सो वी विल फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 ओपन कर लीजिए, 1.23 चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.23। आयाना, आपने होमवर्क नहीं करा? नो सर। भूल गए आप? यस सर। ठीक है, तो आज से आज आप लोगों को रोज होमवर्क मिला करेगा ताकि आपको आदत पड़ जाए, आप कभी भूले ना। ठीक, फर्स्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था इसलिए शायद आप भूल गए, लेकिन जब रोज होमवर्क मिलेगा तो आपको आदत पड़ जाएगी। चलिए एनीवेज, सबने बैक एक्सरसाइज ओपन करी, सबके सामने क्वेश्चन आ गया 1.23। Yes, sir. चलिए देखिए 1.23 क्वेश्चन में हमें एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है, a प्लस b2 गिव्स ab2। दो रिएक्टेंट है a एंड b2 एंड दे टुगेदर रिएक्ट्स टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल ab2, ठीक है? एंड वी आर सपोज्ड टू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से हमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 केसेस जो हमें दे रहे हैं, ठीक है? बट बिफोर वी स्टार्ट विद दीज पार्ट्स, इससे पहले कि हम इसके पांचों पार्ट्स अटेम्प्ट करें, आप सब लोग इस इक्वेशन को देखिए। आयान, आप अपना माइक ऑन करिए। यस सर। आयान, आप मुझे बताइए, ये दोनों के 1 मोल्स दे रखे हैं ना, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ b2। यस सर। लेकिन इन दोनों में से एटॉमिक फॉर्म कौन सी है और मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन सी है? ए किस फॉर्म में है? सर एटॉमिक। एटॉमिक फॉर्म, एंड बी इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो बेसिकली फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम ये देख सकते हैं कि एक एटम ऑफ ए एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी टू फॉर्म ab2। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 300 एटम्स ऑफ ए, 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अभिराज, कैन यू टेल मी कि इस फर्स्ट पार्ट में which is the limiting reagent? नो सर। देखो अभिराज, एक बार फिर से देखो। अभिराज, पहले तो बताइए, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी आपने? नहीं सर, मेरा इंटर स्कूल एक बार सुन लो फिर। दो रिएक्टेंट में से वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो पहले खत्म हो जाता है, which is present in lesser amount। आपको इक्वेशन से दिख रहा है एक एटम ऑफ ए एक मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करता है, तो बता सकते हो कि 300 एटम ऑफ ए कितने मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करने चाहिए? सर 600। नहीं, एक एटम एक बी के साथ रिएक्ट करता है ना, एक एटम एक b2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 300 एटम 300 b2 के साथ रिएक्ट करेंगे। यस सर। लेकिन हमें दे कितने रखे हैं? 200। तो क्या कम पड़ रहा है, ए कम पड़ रहा है कि बी कम पड़ रहा है? बी कम पड़ रहा है, बी पहले खत्म हो जाएगा। वी नीड 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। 300 molecules of B are required to completely react with 300 atoms of A, लेकिन हमें सिर्फ 200 दे रखे हैं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना। तो फर्स्ट पार्ट में दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आप बुक में ही उस पार्ट पे टिक लगाते जाएंगे, ठीक है? तो 200 molecules of B is the limiting reagent। बताइए इस फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? सर बट आपने कहा था कि सर इसको सर उसमें कन्वर्ट करना होता है मोल्स में। ये मोल है ऑलरेडी, ये मोल ही दे रखे हैं। वन मोल एटम है ये, बेसिकली 1 मोल एटम, ठीक है? ये एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन देखो आप मोल्स ऑलरेडी, ये मोल्स में 300, अगर मैं आपके सामने 300 एटम्स लिख देता हूं 300 ए, अब जब एक एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है ना, तो आप इसे 300 मोल एटम्स कंसीडर करोगे, मोल एटम्स।
किसने पूछा ये क्वेश्चन? रोहित आपने पूछा? यस सर मैंने। रोहित आपने करा था ये क्वेश्चन? यस सर। तो आपने इसे मोल्स में कैसे कन्वर्ट करा? सर मेरे से 1 इनस ले। ये ऑलरेडी मोल्स है, ठीक है ना? अगर एटॉमिक फॉर्म में दे रखा है तो ये मोल एटॉमिक फॉर्म बोलते हैं इसे, और ये मोल मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। तो हाँ इसमें हमें कोई फर्दर, इनमें से पांचों पार्ट में हमें किसी में कुछ कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है? पांचों देखो, मोल्स में आपको तब कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आपको मास दे रखा, बट आपको मास किसी में नहीं दे रखा, या तो एटम दे रखे हैं या मॉलिक्यूल दे रखे हैं या सीधे सीधे मोल दे रखे हैं, तो सीधे सीधे देखकर पता चल जाएगा। वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट एनीथिंग, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और बताना है। एनीबडी एल्स बताइए, किसी और कोई फर्स्ट पार्ट में डाउट है? इसको मोल में कर तो सकते हैं, मतलब एटम्स अपॉन Na करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म हमें दिख रही है ना, हमें इक्वेशन से अगर एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म का रिलेशन दिख रहा है, अगर हमें इक्वेशन से ऑलरेडी दिख रहा है कि एक एटम ऑफ ए एक मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर ये ऑब्वियस है कि 300 एटम ऑफ ए 300 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं? जब मास दे रखा होता या जब वॉल्यूम दे रखी होती तब आपको उसे मोल्स में कन्वर्ट करना होता। अगर आपको मास या वॉल्यूम नहीं दे रखा है, सीधे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो वो क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी 3 तरह की होती है, क्वांटिटी होती है वॉल्यूम, क्वांटिटी होती है मोल्स, क्वांटिटी होती है मास। इन तीनों में से आप सिर्फ मोल्स को देख के डिसाइड करोगे, मैं ये बोल रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। प्रीतम समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। एंड एवरीबडी एल्स बताइए, अभी भी किसी को डाउट है इस फर्स्ट पार्ट में? नो सर। नो सर। क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो पहले लेट अस कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ B। 2 मोल्स ऑफ A, 2 मोल A प्लस 3 मोल B। देखिए ऑलरेडी ये जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, ठीक है? 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2 है, तो बताइए 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ B? 2 moles. 2 moles. इसके 2 मोल, इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या आपके पास B कम पड़ रहा है या आपके पास A कम पड़ रहा है? कौन पहले खत्म हो जाएगा इन दोनों में से? A पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो A इज द लिमिटिंग रीजन, ठीक है? सो दैट वाज वेरी सिंपल। कोई डाउट? No, sir. नो नो सर। 100 atoms of A plus 100 molecules of B. 100 atoms A plus 100 molecules B. बताइए इस पार्ट में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नो सर नहीं है। There is in this part there is no limiting reagent. Both the reactant will be simultaneously consumed. 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होता है, और अभी भी हमें 1:1 का रेशियो दे रखा है, 100:100 यानी 1:1, ठीक है? तो ऑलरेडी ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इन दोनों में से ना कोई एक्सेस है ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसमें कोई नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको 5 मोल ऑफ A, 5 मोल A के दे रखे हैं प्लस 2.5 मोल B के दे रखे हैं। अब अलीशा आप बताइए, आपके हिसाब से विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? So B. B is the limiting reagent because we know कि 1 मोल A अगर 1 मोल B के साथ रिएक्ट करता है तो 5 मोल A 5 मोल B के साथ रिएक्ट करना चाहिए, बट हमें 2.5 दे रखा है, B कम पड़ रहा है, तो B is the limiting reagent. Any reactant which is present in lesser amount is the limiting reagent. Okay? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। कुशाल। सर 1 मोल A 1 मोल दिव्यांशु। B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना? वो B2 उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन दे वांट टू रेफर द सेम थिंग, B की बात कर रहे हैं वो, समझ रहे हैं? वो हम उस ये दे आर टॉकिंग अबाउट B2 इटसेल्फ, शॉर्ट में उसे B लिख दिया जाता है। ओके सर। ओके, इससे कंफ्यूज मत होना, आपको आदत पड़ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है? ये मत कंसीडर करिए कि यहाँ पे तो B2 है यहाँ पे B लिखा हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पीशीज, ठीक है? वो उसी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। एंड सिमिलरली दिव्यांश, अब नेक्स्ट पार्ट में उल्टा करके दे रखा है,
2 मोल 2.5 मोल A plus 5 मोल B. Now tell me, दिव्यांश आप बताइए ये वाला पार्ट, which is the limiting reagent? सर ए. A is the limiting reagent because अगर इसके 5 मोल है तो 5 मोल ऑफ A चाहिए थे हमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2.5 मोल दे रखे हैं, so A कम पड़ रहा है. So that was very simple. ठीक है, यहाँ इस पार्ट में तो बहुत सिंपल था, ये सिर्फ आपको इसलिए दे रखा था ताकि आपको एक अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मोल्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करेगा. बट द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. आपको एक्चुअली में न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए. और इसके बाद वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 1.24, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. आपके फाइनल एग्जाम्स में, आपकी इंटरनल असेसमेंट में ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. आप में से कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन ट्राई करा था 1.24 बट नहीं आया? एनीबॉडी? दीक्षा, सेकंड पार्ट. अर्नव? ओके, किसी भी पार्ट में डाउट है? तो बीच में गड़बड़ हो गई थी पर अब समझ आ गया. अब ये हैंड ना रेज्ड ही रहने देना, मैं इन लोगों से पूछूंगा बीच में से, हैंड लोअर मत करना. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.24 एंड विद इन दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब देखिए, प्रोबेबली चांसेस हैं कि कुछ NCERTs जो पुराने वर्जन होंगे उसमें मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे 3 मिसिंग होगा. देखिए किसी की बुक में 3 मिसिंग तो नहीं है? यस सर, मिडिल में है. हाँ, तो जिनकी बुक में 3 मिसिंग, जिनकी भी बुक में मिसिंग है वो ये 3 लगा लीजिए यहाँ पे, बिकॉज दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस इट. वो मिसप्रिंट है, कुछ बुक्स में मिसप्रिंटिंग दे रखी है, तो उसे सही कर लीजिए पहले तो. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, N2 plus 3H2 gives 2NH3. फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10 to the power 3 ग्राम, 2 into 10 to the power 3 ग्राम का मतलब है 2 किलोग्राम, 2 kg of dinitrogen and 1 kg of dihydrogen react with each other. देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट. हमें फर्स्ट पार्ट में ये पता लगाना है कि व्हाट मास ऑफ अमोनिया विल बी ऑब्टेन्ड जब 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन को आप 1000 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मास ऑफ NH3 कितना होगा. व्हाट वुड बी द मास ऑफ NH3, वो हमें पता लगाना है जब हम इन दोनों को रिएक्ट करें. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये हमेशा याद रखना कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनता है ये एक्सेस रिएजेंट डिसाइड करता है या लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है? Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट. तो हम सबसे पहले इन दोनों में से ये पता लगाएंगे कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए हमें दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ठीक है, और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 वो हो जाएंगे 2000 अपॉन 28. एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो N2 का मोलर मास हो जाएगा 28. ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दैट वुड बी 1000 अपॉन 2. H2 का मोलर मास 2 ग्राम होता है, तो 1000 अपॉन 2, ये तो सीधे सीधे आ गया 500 मोल्स. ये बताओ किसी के पास है कितने मोल्स आया था ये? 71.42. 71.42. 71.42. ठीक है, तो देखिए मैं इन्हें बॉक्स में कर देता हूं. एक हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स हैं, एक हमारे पास डाई. हाँ जी बताइए. सर वो आपने गलती से NH3 I was disconnected. ओके, आपने कहां तक सुना? So nothing. I just saw the equation. अच्छा श्रेया, हम क्वेश्चन नंबर 1.24 डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं. आपने पहले बताइए 1.24 करा था? Yes, sir. I tried.
तो एक बार देखो, आपने सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन सही कर लेना। इनकेस आपकी बुक में हो सकता है इक्वेशन भी मिसप्रिंटेड हो, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2 होना चाहिए, कुछ बुक्स में मिसप्रिंटिंग दे रखी है। सो N2 + 3H2 gives 2NH3 इक्वेशन दे रखी है। और हमसे ये पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि अगर हम 2000 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन को 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा। अब आपको पता है कि श्रेया, कोई भी प्रोडक्ट कितना बनता है ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, ये मालूम है ना बात? यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए हमें दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हम दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के मोल्स हो जाएंगे नाइट्रोजन का गिवन मास अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास, 2000 अपॉन 28, इतने मोल्स आ गए, एक मिनट। और हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 1000 अपॉन 2, 500। यहां तक क्लियर है श्रेया? यस सर। अब हम इसके आगे करेंगे। यस बताइए, कौन बीच में बोल रहा था? सर आपने वहाँ NH3 लिख दिया सर, अमोनिया नाइट्रोजन के मोल्स पे। ओके सॉरी, N2। चलिए अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। मैंने बोला था कि हैंड रेज रहने दीजिएगा, जिसको डाउट है। काफी लोगों ने हैंड लोअर कर लिया, मुझे क्वेश्चन पूछना था। प्रिया। यस सर। प्रिया, हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए, तो क्या आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, या अभी नहीं पता चल रहा? सर मोल्स आ गए तो पता चल जाएगा। बताओ, ये 71.42 मोल्स हैं नाइट्रोजन के और ये 500 मोल्स हैं, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट? सर नाइट्रोजन 71.42। ठीक है। खुशी, रोहित, द्रोण, अलीशा एंड एवरीबॉडी इन द क्लास, सब लोग बताइए क्या नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाई नाइट्रोजन। मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम इसे सॉल्व करते और हमारे पास 71.42 मोल्स N2 और ये सपोज करो 500 नहीं आते, ये आ जाते 200 मोल्स ऑफ H2। अगर मान लीजिए ये 500 नहीं आता, ये आ जाता 200, एक आता 71.42, एक आता 200, तो क्या होता लिमिटिंग रिएजेंट? तो भी वही होता डाइनाइट्रोजन, या बदल जाता? वही होता सर। सर वही होता। H2 सर वही वही होता सर, नाइट्रोजन। सर बदल जाता था। H2 कौन एक सेकेंड, मैं अपने आप पूछूंगा। हैंड डाउन कर दीजिए, लोअर कर दीजिए हैंड। मेरे को कौन सा देखना है कि किसको समझ आता है। सब लोग और अब मुझे अब वो हैंड रेस करिए जो लोग कह रहे हैं कि नाइट्रोजन ही क्रिएट होता है। हेलो, कहाँ चले गए आप लोग? सर यस सर। H2 होता। एक बार फिर से सुन लीजिए, इन केस अगर किसी को मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्दो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने पे 500 मोल्स आया है डाइहाइड्रोजन का, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 500 मोल्स नहीं आते, अगर ये 200 मोल्स आ जाते, ये नाइट्रोजन के आ जाते 71.42 और इसके आ जाते 200 मोल्स, तो इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता? क्या अभी भी नाइट्रोजन? ये सारे हैंड जो रेज हुए हैं ये नाइट्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट बताने वाले हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. आप सिर्फ बोल कर बताइए कौन कौन कह रहा है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होता? सर दिव्यांश। अभिराज। अनुराग। चलिए, तो देखिए जिनके भी हैंड रेज हुए हैं ना, उन्हें अभी भी डाउट है। अब मैं बताता हूं कि अगर ये 200 मोल्स होते ना, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट ये होता, ये नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आप देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट नहीं कर रहे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल N2 रिएक्ट करता है
react with 3 moles H2। ये दिख रहा है ना आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 1 मोल N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है। यस सर। Yes, sir. तो आप खुद सोचिए कि अगर 1 मोल N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है तो इट इंप्लाइज 71.42 moles N2 will react with 71.42 into 3 moles of H2। क्योंकि 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 71.42 मोल ऑफ नाइट्रोजन 71.42 into 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। बोलो सब लोग, बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? किसी ने करा हुआ है? सर This should be 214.2। 214 point something, 214.26 moles। यस सर, इतना ही आ रहा है। तो देखिए 71.42 डाइनाइट्रोजन 214.26 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर इससे कुछ भी कम दे रखी होगी हाइड्रोजन, अगर 210 भी दे रखी होगी ना, तो फिर वो हाइड्रोजन कम पड़ जाएगी, फिर उस केस में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। देखिए मैंने अभी आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था 71.42 मोल्स N2 के दे रखे हैं प्लस 200 मोल्स H2 के दे रखे हैं। तो आप देखो जिन लोगों को पहले नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट लग रहा था, आप देखो जरा ध्यान से, 71.42 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना, लेकिन आपको दे रखे हैं 200, तो आपके पास हाइड्रोजन कम पड़ रहा है ना, नाइट्रोजन थोड़ी ना कम पड़ रहा है। सब लोग बताइए। Yes, sir. यस सर। देखो अगर ये रेशियो 1:1 होता ना, अगर 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता तो उस केस में फिर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होता था। लेकिन यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करता है तो 71.42 मोल्स ऑफ N2 will react with this much moles of H2। इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, इससे अगर कम दे रखे होते तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता, लेकिन अभी हमें दे रखे हैं 500 मोल्स। ठीक है, हमें चाहिए इतने बट दे रखे हैं 500। तो सब लोग बताइए क्या हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है? नो सर। नहीं सर। No, sir. In this case नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन तो बहुत एक्सेस में दे रखा है, हमें सिर्फ इतने डाइहाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन हमें दे रखे हैं 500 मोल, तो हाइड्रोजन इज डेफिनेटली एन एक्सेस रिएजेंट, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर आपको एक बार पता चल गया कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। हाँ जी बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो निकाले उसमें नीचे 6 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों लिया है? तो वो 3 मोल्स ऑफ H2 है ऊपर। हाँ बोलो, इसमें क्या डाउट है? नहीं, इससे ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 1000 निकाला पर है, 2 से क्यों डिवाइड करा है 3 की जगह? ये पूछ नहीं रहा है। 6 से डिवाइड होना चाहिए ना। 6 से क्यों होना चाहिए भाई? आप बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास लो, नंबर ऑफ अपॉन मोल्स, मोलर। मोलर मास। क्या हाइड्रोजन का मोलर मास 6 होता है? पर ऊपर 3 मोल्स दिए है ना। अरे वो तो फिर गिवन मास हो गया ना, जो आप 6 ग्राम लेकर चलोगे वो तो टोटल गिवन मास निकाल रहे हो। मोलर मास तो 2 ही है ना, मोलर मास तो फिक्स रहता है ना किसी भी चीज का, मोलर मास चेंज नहीं करते। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास करना होता है। मोलर मास इज ऑलवेज फिक्स, चाहे आपको यहाँ पे कितने भी मोल दे दूं मैं आपको, लेकिन तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से डिवाइड करके ही निकालने होते हैं। ठीक है, ओके सर। एनीबडी एल्स? कोई कुछ और पूछ रहा है? सर जी बताइए। सर तो जैसे आपने अभी बताया, तो हमें हमेशा मतलब रेशियो देखना पड़ेगा मोल्स का क्या दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पहले तो इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि 1 मोल नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या 2 के साथ कर रहा है या 3 के साथ कर रहा है। उसी हिसाब से तो आप कैलकुलेट करोगे ना कि आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है,
आप सीधे सीधे ये मत देखो कि दोनों में से कम कौन सा है, ठीक है, आप ये देखो कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। 1 मोल नाइट्रोजन अगर 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 71.42 नाइट्रोजन 71.42 इंटू 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए। अगर इससे जरा सी भी कम हमें हाइड्रोजन दे रखी होती तो फिर हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजनेट हो जाती। अगर हमें 213 भी दे रखी होती ना तो भी हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजनेट होती। 214 से ज्यादा कुछ भी दे रखी है तो फिर हाइड्रोजन एक्सेस हो गया, फिर हमारा ये लिमिटिंग रीजनेट हो गया। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप देखो अब आपको ये पता चल गया। अब सोनम एक बार मुझे बताइए, सोनम विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? सर इस केस में तो जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस केस में N2 है। हाँ, N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो N2 डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितनी बनी, क्योंकि प्रोडक्ट का बनना लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हम कह सकते हैं कि इक्वेशन किसे फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन सी 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल N2 प्रोड्यूस 2 moles NH3, तो इट इंप्लाइज हमारे पास है 71.42 moles N2 will produce 2 into 71.42 moles NH3, है ना? और ये कितने आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके? किसी ने करा है? सर 142.84 142.82 moles, यानी कि 142.82 into 17 ग्राम, क्योंकि अमोनिया का जो मोलर मास होता है, हाँ 84 ले लो, अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 17 ग्राम, ठीक है। अमोनिया इज 17 ग्राम, आपको मालूम होगा नाइट्रोजन 14 होता है और 3 हाइड्रोजन 3 ग्राम्स होते हैं। तो हमें मास निकालना है तो हम इस मोल्स को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, जो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था। सो बताइए किसके पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का, कितना मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा? दिस इज 2428 point, सर यस सर 2428.57 into 10 raised to power 3 2428.571 ग्राम के आसपास, नियरली 2428.5 यहां तक सही है आपका। आगे की डिजिट्स बताने की जरूरत नहीं है, 2428 शुरू की डिजिट सही होनी चाहिए। सो बताइए ये फर्स्ट पार्ट सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। मुझे फिर बता दीजिए, एक बार फिर पूछ रहा हूं बिल्कुल फ्रैंकली, किसी को भी डाउट है इसमें? तो किसी को भी डाउट नहीं है? हिमांशु, हिमांशु गोनियाल आपका हैंड रेज है, कोई डाउट है आपको? सर बोलिए। सर वो 2428.28 है 57 की जगह। बताइए, मेरे को अकेला ने आंसर बताया, बाकी सब लोग बताइए क्या आ रहा है, जो आ रहा है आप बताइए। क्योंकि लास्ट में जो होती है वो 7 into 4 तो 1 हो नहीं सकती, वो लास्ट में 88.28 ही है। कोई बात। अखिला आपका आंसर क्या आ रहा था? 2428.5 आ रहा था। सर मैंने दूसरा मेथड किया तो इससे 2428.571। कोई बात नहीं, इस मेथड से बताइए क्या आ रहा है। अगर मैंने ये वाला कराया तो किसी ने सॉल्व करा है? आप बताइए हिमांशु क्या बोल रहे थे? सर 2428.28 यस सर। कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, जैसा भी आपने सॉल्व कराया आपका आंसर भी उसी हिसाब से कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो बाय दैट प्रोसीजर आपका आंसर ये आना चाहिए। देयर कैन बी सर्टेन वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ वी कैलकुलेट। अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है और वो वेरिएशन कंसिडरेबल होता है, उसके मार्क्स नहीं कटते। तो एनीवेज फर्स्ट पार्ट आप सब लोगों को समझ में आया कि इतना मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सेकंड पार्ट वाज वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? बताइए। हाइड्रोजन। यस सर Yes, dihydrogen will remain unreacted.
ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल, डाइहाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। बताइए मैं फर्स्ट पार्ट मिटा दूं यहां से, कोई नोट तो नहीं कर रहा, इसे कर लिया? सब लोग बताइए, किसी को डाउट? फर्स्ट पार्ट मिटा दूं? अरुणिमा, अनुष्का, अनुराग, सबको क्लियर है? अंश? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ सब लोग सुनिए अपना नाम। आयान, इशिता, कुशाग्र, अंकित, ध्रुव, तेजल, ये आप लोगों के ये कैमरे क्यों ऑफ हो जाती हैं? वीडियो क्यों ऑफ है आप लोगों का? कृपा, विद इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू द कंडीशंस कि आपको कैमरा हमेशा ऑन रखना है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आज आ रही है या हमेशा आती है? सर आज जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के कैमरे तो हमेशा ऑफ रहते हैं। चलिए बाकी सब लोग बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीबॉडी इज प्रेजेंट इन द क्लास। मैं जो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, जिनका कैमरा ऑफ है, वो क्लास में प्रेजेंट तो है ना? यस सर। ओके, इशिता, आयान, कुशाग्र, आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट मिटा रहा हूँ, सेकंड पार्ट मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। इतना मिटा देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट तो थ्योरेटिकल है, हमने लिख दिया कि यस हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इफ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड बचा है उसका मास पता लगाना। थर्ड पार्ट, मास ऑफ H2 लेफ्ट, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, देखो ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू पता लगा लेते हैं सीधा सीधा। हमारा 2000 ग्राम ये था और 1000 ग्राम ये था, तो टोटल रिएक्टेंट हमारे पास 3000 ग्राम था। 3000 ग्राम्स में से हमारा अमोनिया इतना ग्राम प्रोड्यूस हो गया, 2428.28, 2428.28। तो जो भी मास बचा होगा वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास बचा होगा। बताइए, ऐसे ही करा था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। एंड ये सर, मैंने 570 मोल्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, उससे भी नहीं है, उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा, बट मेनली लगभग आंसर वही आएगा 571 के आसपास। सो बताइए 571.72 अगर हम इस हिसाब से करें तो क्या आ रहा है? यस सर, 571.72। यही आ रहा है, सब लोग एक बार चेक कर लेना। 2428 है। अकेला, आपको कोई डाउट है शायद? कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय first calculating the grams of hydrogen reacting with nitrogen? Akila, can you tell me, can you explain me what you mean to say actually? सर सबसे पहले हम जैसे 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो हम वो मोल वाला यूज करके 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो आपने इसको हाइड्रोजन का मास पहले कैलकुलेट कर लिया इंस्टेड ऑफ मोल्स। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, बट एटलीस्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आपको वो तो पता लगना बहुत जरूरी है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। वो पता लगा लिया ना आपने? वो तो फिर उससे ही समझ आएगा ना कि हाइड्रोजन कम अमाउंट में रिएक्ट हो रहा है। मतलब आपने हाइड्रोजन के मोल्स नहीं कैलकुलेट करे, आपने सीधे मास को देख के कैसे कंक्लूड करा कि हाइड्रोजन कम रिएक्ट हो रहा है? बताइए, आपने इसके मोल्स कैलकुलेट करे थे या इसके नहीं करे थे? कैसे करा, एक बार स्टार्टिंग से बताइए। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपने लिखा अपनी कॉपी में वो बताइए। 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen. Okay. So 28 gram of nitrogen will react with 6 gram of hydrogen. Okay. So 2000 gram of nitrogen will react with 6 upon 28 into 2000 gram of hydrogen. Okay, वो भी सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि आपने इसका 3 रेशियो कंसिडर कर लिया, आपने ऑलरेडी इसे 3 टाइम्स कंसिडर कर लिया, एंड दैट्स व्हाई वो तरीका भी सही है। तो उससे भी आपका आंसर यही आया होगा। ठीक है, यू कैन डू इट लाइक दिस।
सो एनीवेज, बाकी सब लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी चलता रहेगा, लेकिन अब जो मैं आपको फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करवा रहा हूं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन लोगों की पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं, उन्हें भी वो टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, और वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, ऑल्दो न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन अभी हम कुछ थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करेंगे। आप सब लोग एक हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन। The fourth topic of this chapter is solution and its concentration. ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, उन्हें भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन। देखिए, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये टॉपिक आपको क्लास 12th में भी दोबारा रिपीट करवाया जाएगा। जो टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे आपको जो 11th में भी पढ़ाए जाएंगे और 12th में भी पढ़ाए जाएंगे, और वो इसलिए दोनों साल पढ़ाए जाते हैं, बोथ द ईयर्स आपको स्टडी करवाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक टॉपिक्स होते हैं, ना सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना, जेई और नीट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दैट टॉपिक, वन सच टॉपिक जो क्लास 11th में भी पढ़ाया जाएगा, 12th में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमें ये समझना है कि एक सॉल्यूशन क्या होती है, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, एंड उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, बट इससे पहले कि हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स देखें, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, हैंड रेज करिए कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। ऐसे ही रैंडमली मत बोला करिए, हैंड रेज करा करिए। एनीबॉडी कैन ट्राई, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। रितिका, आप मुझे बताइए। रितिका, एक सेकंड, देखो Yes, मैंने sir. आपको बोला रैंडमली बोला मत करिए, सिर्फ हैंड रेज करा करिए। रितिका, आप बताइए कि Yes, व्हाट sir. इज अ सॉल्यूशन आपके हिसाब से। Sir, the mixture of compounds. मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ओके, दैट्स इट। प्रिया, आप बताइए। So a mixture of something aqueous substance. अ मिक्सचर ऑफ Aqueous substance. एक्वा सब्सटेंस। मैं इस पे आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा थोड़ी देर में। अर्नव, कैन यू टेल मी? Sir, a homogeneous mixture of two substances known as solute and solvent. ओके, दैट्स मच बेटर, मच मच बेटर। देखिए, आप सभी लोगों ने इससे पहले जो आंसर दिया, रितिका और प्रिया, आप लोगों ने मिक्सचर बोला, लेकिन आपने मेंशन नहीं करा कि कौन सा मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस, तभी आप उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन होगा ना, तो उसे सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस को सॉल्यूशन तभी कहा जाता है जब मिक्सचर होमोजीनियस बने। एंड आई प्रिज्यूम कि आप सभी लोगों को होमोजीनियस का मतलब मालूम है। सबको मालूम है होमोजीनियस का मतलब, ये नहीं? Yes, sir. A homogeneous mixture is the one which has a uniform composition throughout. ठीक है, जब आप एक सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को मिला was there any problem?
यस सर, आपकी वीडियो भी लैग हो गई थी, आवाज भी नहीं आ रही थी। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, वंस इन अ वाइल ये प्रॉब्लम अराइज होती रहती है ऑनलाइन क्लासेस की, यही प्रॉब्लम है। बट एनीवेज बहुत रेयरली ऐसा होता है। एनीवेज मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सॉल्यूशन को सॉल्यूशन तभी बोला जाएगा जब मिक्सचर होमोजीनियस होगा। और मैं आपको होमोजीनियस का मतलब बता रहा हूं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जब आप किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं और वो सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इवनली स्प्रेडेड हो जाता है, तभी हम उसे सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। होमोजीनियस का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इनके आप सब लोगों को मालूम होगा होमोजीनियस का मतलब, आप सभी लोगों को मालूम होगा, बट आपको फील करवाता हूं, एक इमेजिनेशन से आपको फील करवाता हूं कि होमोजीनियस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आप सब लोग बताइए कि अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में एक स्पून शुगर मिलाता हूं, इफ वी ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो पानी मीठा हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप पानी में शुगर मिलाते हो तो पानी हर जगह से एक जैसा ही मीठा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आप लोगे तो कम मीठा होगा, नीचे से लोगे तो ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, हर जगह से एक जैसा ही मीठा होगा ना। द स्वीटनेस वुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वाटर, सो दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यही है कि जब हमने शुगर को पानी में मिलाया तो शुगर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड हो गई वाटर के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कम मिल गई, कहीं पे ज्यादा मिल गई। अगर ऐसा हुआ तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, और हेट्रोजीनियस को हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप आगे से सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो यू नीड टू यूज द वर्ड होमोजीनियस। ठीक है, मैं देखिए सॉल्यूशन की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवाता हूं और फिर उस डेफिनेशन का पूरा एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग समझाता हूं आपको। सब लोग सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए, इसी हेडिंग के अंदर सब लोग लिखो, अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Two or more components. Homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied. Whose composition can be varied. Whose composition can be varied up to a certain limit. Whose composition can be varied up to a certain limit. Whose composition can be varied up to a certain limit. अब देखो इस डेफिनेशन का मतलब समझा, एक एक वर्ड पे ध्यान दें। सबसे पहली लाइन आपको समझ में आ रही है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन नाम तभी यूज करा जाएगा जब मिक्सचर होमोजीनियस होगा। उसके बाद मैंने लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। देखिए ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट, एटलीस्ट दो तो होंगे ही। जिन सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, ऐसी सॉल्यूशंस को बाइनरी सॉल्यूशंस कहा जाता है। बाइनरी सॉल्यूशंस। सो अ बाइनरी सॉल्यूशन इज द वन व्हिच इज जस्ट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा बाइनरी हो। सॉल्यूशन कैन बी अ टर्नरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैन बी अ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, मल्टी कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में, इन अ ग्लास ऑफ वाटर वी ऐड बोथ शुगर एज वेल एज सॉल्ट। हम एक ग्लास में शुगर भी मिला दें, सॉल्ट भी मिला दें, तब भी तो वो सॉल्यूशन ही कहलाएगी। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि दो कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए आपको डेफिनेशन में वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied up to a certain limit. अब ये लास्ट वाली लाइन समझाता हूं मैं, whose composition can be varied up to a certain limit. आप सब लोग मुझे बताइए, अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में, सुनना ध्यान से और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर में एक स्पून शुगर मिलाता हूं, 1 स्पून शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगी? बोलिए। यस सर। यस सर। Yes, sir.
एक ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर मिलाई, तो क्या आप उसे शुगर सॉल्यूशन बोलोगे या नहीं बोलोगे? Yes, बोलेंगे sir. सर। Yes, sir. बोलोगे। Yes, sir. लेकिन अगर मैं उसी के अंदर मैं 1 स्पून शुगर और मिला देता हूं, इफ वी हैड 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तब भी तो वो शुगर सॉल्यूशन ही कहलाएगी। यस सर। यस सर। और अगर मैं 3 स्पून शुगर मिला देता हूं, तब भी वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगी। बताइए। लेकिन ये जो मैं शुगर मिलाता जा रहा हूं, ये जो मैं ग्लास ऑफ वाटर के अंदर शुगर मिलाता जा रहा हूं, पहले मैंने 1 स्पून मिलाई, फिर 2 स्पून, फिर 3 स्पून, क्या ये मैं इनफाइनाइटली मिलाता जाऊंगा या इसकी कोई लिमिट होगी? Sir, there's a limit. Saturation. Concentrated. लिमिट होगी। हाँ, Yes, sir. and that limit is called a saturation point. You all know कि that limit is called a saturation point, कि जब तक saturation नहीं आ जाती, मैं तब तक ही तो composition को वेरी कर पाऊंगा, उसके बाद तो मैं composition को वेरी ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड करा। देखो, अब आप डेफिनेशन पढ़कर देखो, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more components whose composition can be varied up to a certain limit. This is the complete definition of a solution. अब बताइए, इस डेफिनेशन में कोई डाउट है, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए। सब लोग बताइए, इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन में लिखा हुआ एक एक वर्ड आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब प्रिया आपके पास आते हैं। प्रिया, अनम्यूट करिए। Yes, sir. प्रिया, जो आपने बोला था ना कि a solution is a mixture of some aqueous substances, वो एक्चुअली आपकी गलती नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं, उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शनल इमेज है। आप सभी लोग इमेजिन कर देखो, हम सब लोगों के, इवन इन माय माइंड देयर इज एन इमेज, ऑल्दो मुझे मालूम है कि फैक्ट क्या है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में एक मिसकंसेप्शनल इमेज बनी हुई है। हम सभी लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शनल इमेज बनी हुई है कि जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं ना, as soon we hear the term solution, तो आपके माइंड में कोई लिक्विड जैसी फीलिंग आने लगती है। आप सोच कर देखो, जैसे आप सॉल्यूशन नाम सुनते हो तो आपके माइंड में फीलिंग आती है कि मैं शायद किसी लिक्विड जैसी चीज की बात कर रहा हूँ। इज इट सो? आपके माइंड में होता है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आप सॉल्यूशन नाम सुनते हो, यू जस्ट इमेजिन, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट इमेजिनिंग सम सर्टेन लिक्विड थिंग, बट ये गलत है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। अ सॉल्यूशन कैन इवन बी सॉलिड इन नेचर, a solution can even be gaseous in nature. For example, alloys. Alloys क्या होते हैं? Alloys are the homogeneous mixture of 2 or more metals. Alloy 2 या 2 से ज्यादा मेटल के homogeneous mixture होते हैं। तो alloy भी तो solution ही है, लेकिन alloy is a solid solution. Alloy एक solid solution. For example, air. Air is a homogeneous mixture of 2 or more gases. तो air भी तो एक solution ही है, ठीक है, लेकिन air liquid तो नहीं होती देखने में, aqueous तो नहीं होती। तो देखिए, ये मिसकंसेप्शन आप अपने माइंड से हटा दीजिए कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होती है देखने में। सॉल्यूशन कैन इवन बी गैसियस इन नेचर, सॉल्यूशन कैन इवन बी सॉलिड इन नेचर। सॉल्यूशन किसी भी फिजिकल स्टेट की हो सकती है। वो बात अलग है कि हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शनल इमेज बनी हुई है बचपन से कि जैसे हम सॉल्यूशन नाम सुनते हैं हम लिक्विड इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन वो गलत है। सॉलिड भी हो सकती है सॉल्यूशन और गैसियस भी हो सकती है सॉल्यूशन। मेन थिंग है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सॉलिड का ही क्यों ना हो, चाहे वो गैसेस का ही क्यों ना हो। क्लियर है प्रिया? और बाकी सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको हेडिंग डलवाई सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन। देखो, हमें मेन चीज, हमें इस टॉपिक के अंदर ना मेनली हमें कंसंट्रेशन समझनी है। आप सब लोग मुझे बताइए कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछता हूं आपसे, इफ आई आस्क द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? मैं एक्चुअली में आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मनन, आप बताइए, मनन अग्रवाल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन एज फॉर यू? I don't know. कंसंट्रेशन नाम तो सुना होगा ना मनन आपने पहले? Yes, sir. कुछ आइडिया नहीं है कि अगर मैं आपसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? तो जैसे एसिड और वाटर का होता है, तो जैसे वाटर जैसे कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड उसमें है। कंसंट्रेशन वर्ड मत यूज करो जब मैं कंसंट्रेशन का मीनिंग पूछ रहा हूं। द्रोणा सोमले, द्रोण,
can you tell me, Drone? तो मतलब उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ Drone, first let me be very frank with you. आपके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? Is it Drone or Drona? द्रोना Drona. Okay, Drona. Now tell me, what is concentration? सर किसी सॉल्यूशन में किस एसिड कितनी अमाउंट में है Acid. एसिड या मतलब किसी कुछ भी चीजों कितना अमाउंट में मतलब क्या कैसा है वो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे किसी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन पूछी जा रही है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिला हुआ है, ठीक है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अभी आप लिखिएगा मत, पहले देखिए। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट of solute in a given amount of solvent or solution। या तो हमें यह पता चल जाए कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, या हमें यह पता चल जाए कितनी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है। बोथ आर द करेक्ट वेज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब है कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, कितनी सॉल्यूशन में या कितने सॉल्वेंट में। बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है, ये मीनिंग समझ में आ रहा है? सब लोगों से पूछ रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो आगे से कंसेंट्रेशन वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा, लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। कंसेंट्रेशन हेडिंग डालिए। concentration of a solution express the amount of solute, expresses the amount of solute either in a given amount of solution either in a given amount of solution either in a given amount of solution or in a given amount of solvent or in a given amount of solvent or in a given amount of solvent। कुछ मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स मैं आपको करवाऊंगा। उनमें से कुछ मेथड्स आपको ये बताएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिला हुआ है, और कुछ मेथड ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में मिला हुआ है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, यहाँ पे आप में से आपके बीच में कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आईसीएसई बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट्स हैं। आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स मुझे बताइए, जो भी हैं यहाँ पे, क्या उन्होंने कंसेंट्रेशन के कोई मेथड्स पढ़े हुए हैं पहले? कौन कौन है यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड का? क्या उन्होंने कंसेंट्रेशन के कोई मेथड्स पढ़े हुए हैं? कोई नहीं है यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड से? होली एंजल स्कूल से पास आउट है कोई? Chapter was reduced from the syllabus. ओके, तो मतलब देयर वाज अ पोर्शन बट दैट वाज नॉट टॉट टू यू। Topic was reduced from the syllabus. ओके, चलिए, एनीवेज देखिए, और मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स का बैच होता है शायद 5 बजे, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स लीव कर गए हैं। सो लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज आप लोग इतना ही कर दीजिए। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डू नॉट मिस द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज आप लोग इतना कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। Thank you, sir. गुड इवनिंग Thank you, sir. Good evening.